हमारा जो 9th क्लास के 3rd चैप्टर द राइज ऑफ हिटलर का जो उदय है, उसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वो सब क्या कारण थे कि जिसमें हिटलर जो है या हिटलर की जो पॉलिटिकल पार्टी है नाजी, वो कैसे पॉपुलर हुई। तो उसमें हमने चर्चा की वर्साई की जो अन्यायपूर्ण संधि थी, साथ ही साथ उसको हर्जाने के रूप में विदेशों को अपना जो हर्जाना है वो चुकाना पड़ रहा है। उसी दौर में हमने ये भी देखा कि वहाँ एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता भी थी। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से मिलकर के जो वाइमर रिपब्लिक की जो स्थापना की गई थी, उस वाइमर रिपब्लिक ने एक ट्रीटी जो है वो साइन की थी। वो एक अन्यायपूर्ण संधि थी, उसको साइन किया उस वाइमर रिपब्लिक ने। तो उससे भी मिडिल क्लास के अंदर एक उनका गुस्सा था कि भी ये गलत किया है, इससे हमारा जो मोरल जो है वो डाउन हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो और उसकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे पॉपुलर हो गई। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, उस कड़ी में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वो उसके बाद जो 1929 का जो पीरियड है, जो काल है, जो समय है, इस समय विश्व में आर्थिक महामंदी छाई थी। उस आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई और धीरे 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 ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई विश्व महामंदी। उस विश्व महामंदी में अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो हैं वो कोलैप्स हो गए, धराशायी हो गए। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कम हो गया। साथ के साथ माइनिंग के जो कार्य हैं, खनन के जो कार्य हैं वो बंद हो गए। लॉगिंग यानी पेड़ कटाई के धंधे जो है वो बंद हो गए। एग्रीकल्चर आउटपुट कम होने लगा। और एक प्रकार से जर्मन के अंदर, क्योंकि जर्मनी तो पहले से ही अपने हर्जाने के रूप में उसको चुकाना पड़ रहा है, तो इसमें देखते हैं कि अमेरिका के बहुत से बैंक जो हैं वो दिवालिया हो गए। शेयर होल्डर्स ने जो शेयर जो थे वो अपने वापस लेना शुरू कर दिए उन्होंने। और अमेरिका ने जर्मन के ऊपर जो उसने उससे कर्जा ले रखा था वो भी उससे मदद मिलनी बंद हो गई। अब तो पूरे के पूरे जर्मन के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों ओर एक ऐसा पैनिक फैल गया संसार में, और उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो जर्मन के ऊपर पड़ा। अब मैंने आपको ये बताया था कि हिटलर जो है वो एक डायनेमिक लीडर था। उसकी पर्सनालिटी जो थी, उसका व्यक्तित्व जो था वो अच्छा स्पीच देता था, जोशीले भाषण देता था। उसने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और एक प्रकार से जर्मन पीपल को ये एक मसीहा के रूप में दिखाई देने लगा। और 1933 के अंदर हिटलर जो है वो सत्ता में आता है और कैसे उसने राइक्सटाग में आग लगवा करके कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। पूरे के पूरे उसने कॉन्स्टिट्यूशंस को ही बदल डाला। उसने बहुत ज़्यादा अपने इमरजेंसी प्रोविंस जो थे जो वो अपने पास ले लिए। यानी कि एक प्रकार से उसने पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल जो पावर थी उसको सेंट्रलाइज किया। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक मोनार्क सिस्टम जो है उसने कायम करने की कोशिश की। अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी थी, सभी पॉलिटिकल पार्टी को उसने बैन कर दिया। तो इस प्रकार हिटलर जो है जब सत्ता में आता है तो यहाँ से हिटलर का जो 1939 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वो कारण बनता है, और उसके बाद जो उसकी मतलब मृत्यु के तक 1942 तक वो हम देखते हैं कि उसका जो पीरियड है, जो उसका जो काल है, उसमें सबसे पहले उसने जो शुरुआत की थी वो की थी जर्मन के पुनर्निर्माण की। यानी कि हिटलर जो है उसकी आर्थिक जो पॉलिसीज थी वो क्या थी, और उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या थी, और कैसे जो है वो जर्मन पीपल को ये आश्वस्त करने में कामयाब हुआ
कि ये जो समस्याएं हैं जर्मन के अंदर, मैं इन समस्याओं से आपको बाहर निकालूंगा, बाहर लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले उसने जो पुनर्निर्माण का जो रास्ता तैयार किया था, उस समय एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था हॉलमार्क साख्त। उसने वो जिम्मेवारी सौंपी। तो साथ के साथ हम देखते हैं कि जर्मन के अंदर एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हुआ उस दौर में कि उसने अपनी मुद्रा को इतना अत्यधिक जो है उसको मतलब छापा। उस समय जो उसकी करेंसी थी उसका नाम था मार्क। उसने इतना ज़्यादा जो है उस अपनी करेंसी को छाप डाला कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी जो वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन मुद्रास्फीति जो है उसकी दर नीचे आती गई। और ऐसे हालात पैदा हो गए जर्मन के अंदर कि 1 किलो शक्कर खरीदने के लिए एक बैलगाड़ी नोटों से भर करके ले जानी पड़ती थी। ऐसी हालत थी जर्मन के अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60% लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। सभी हर तरीके से एक पैनिक फैल गया था। तो 1933 के अंदर जो उसका पुनर्निर्माण है, हॉलमार्क साख्त, उसने क्या काम किया, उसकी जो आर्थिक जो नीतियां थी, सरकारी पैसे से चलने वाली जो भी कारखाना कंपनी वगैरह थी, तो उसने उसको इतना ज़्यादा मतलब उसको सेंट्रलाइज करके स्टार्टअप किया कि उस दौर की फॉक्सवैगन और जर्मन सुपर हाईवे जैसी कारें जो हैं उनका निर्माण हुआ। क्योंकि उसने लोगों को एड्रेस किया था कि मैं एक ऐसी मार्केट लेके आऊँगा आपके लिए। किसानों को भी एड्रेस किया, जो बेरोजगार थे उनको भी, युवाओं को भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस आर्थिक पुनर्निर्माण में जो फॉक्सवैगन और जो जर्मन सुपर हाईवे जो कारें हैं उनका निर्माण हुआ। साथ के साथ हम देखते हैं कि जर्मन जो यानी कि जो हिटलर जो है, हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी, यानी कि उसकी जो विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में उसको क्या, उसकी कौन कौन सी ऐसी फॉरेन पॉलिसी थी कि जिसे उसने जर्मन पीपल्स के अंदर एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो पैदा कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1933 के अंदर उसने लीग ऑफ नेशंस से, लीग ऑफ नेशन की जो सदस्यता थी, या लीग ऑफ नेशन से ये हट गया। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति कायम करने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। वो इसीलिए की गई थी कि भी हमने विश्व से युद्धों को रोकना है, शांति को कायम करना है, और जितने भी अपने डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े वगैरह हैं, उनको आपसी बातचीत के जरिए उनको सुलझाया जाए। और संसार के अंदर युद्ध, क्योंकि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, तो युद्ध के स्थान के ऊपर मिल बैठ करके उस समस्याओं को का समाधान करें। तो लीग ऑफ नेशंस की 1920 के अंदर जो स्थापना होती है, तो हिटलर जो है लीग ऑफ नेशंस की जो सदस्यता है उसको छोड़ देता है, या लीग ऑफ नेशन से वो हट जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि सबसे पहले 1936 यानी 1936 में जो राइनलैंड है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यानी कि जो अलाइड फोर्सेज ने उसको उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, तो राइनलैंड को वापस जो है ये जर्मनी में मिला देता है। उसी समय 1936 में वो ऑस्ट्रिया को भी जर्मन के अंदर उसको भी जीत लेता है। 1938 में चेकोस्लोवाकिया को उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। 1939 के अंदर सबसे पहले यानी कि वो पोलैंड पर अटैक करता है। यानी कि जब वो पोलैंड पर अटैक करता है, यानी उससे पहले चेकोस्लोवाकिया को उसने कब्जे में किया, स्ट्रेटलैंड, राइनलैंड, इनको भी अपने कब्जे में कर लिया। तो उससे पहले इंग्लैंड जो है वो सब कुछ जानते हुए भी
अंदर खाते वो जर्मन का सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जो वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी, उस वर्साई की ट्रीटी में इंग्लैंड की उपेक्षा की गई थी। इस कारण वो पहले आंखें बंद करके उसका समर्थन कर रहा था, सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन जब 1939 के अंदर वो पोलैंड पर अटैक करता है, तो यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब वो पोलैंड, वो फ्रांस को भी जीत लेता है। हिटलर जो है वो पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस को भी अपने कब्जे में कर लेता है हिटलर। तो जब उसने ये कार्य की, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी, जो उसकी विदेश नीति पर जब उसको ऐसी कामयाबी मिली, तो जर्मन पीपल को और भी ज्यादा जो है इससे उनका जो उत्साह जो है वो बढ़ा कि भी हाँ, हिटलर जो है वो हमारे लिए एक मसीहा बन करके आया है। और लोगों के अंदर एक ऐसी राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बढ़ने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि मानो ये जो जितनी भी एक प्रकार से हमें जो एक प्रकार से जो हमारी बेइज्जती की गई थी वर्साई की संधि में, जो अन्यायपूर्ण, जो भेदभावपूर्ण थी, या ऐसे जो क्रिटिकल कंडीशंस पैदा हो गई थी जर्मन के अंदर, तो एक प्रकार से उनका जो मोरल डाउन होने लगा था। अब जर्मन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं हैं वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगी, और उनको लगने लगा कि हिटलर जो है वो हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। लेकिन 1941 के अंदर, 1941 यानी कि ये कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि हिटलर जो है वो उसकी एक सबसे बड़ी भूल थी कि रसिया पर अटैक कर देता है। वो एक ज्योग्राफिकल आधार पर एक इतने बड़े देश को जीतना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और हिटलर का सपना था कि विंटर सीजन आने से पहले पहले हमें मॉस्को पर अधिकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये उसकी एक बिग ब्लंडर, एक बहुत बड़ी भूल थी। एक तो इतने बड़े देश को जीतना बड़ा मुश्किल होता है, साथ के साथ यदि वर्ल्ड मैप पर हम देखें तो जर्मन की जो सेनाएं जो थी वो दो भागों में बट जाती। एक तो उसकी जर्मन सेना पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही है, यानी कि रसिया की तरफ से अटैक कर रही है। दूसरी तरफ उसका जो पश्चिमी हिस्सा है, जो अलाइड फोर्सेस उस पर अटैक कर रहे हैं फ्रांस की तरफ से, फ्रांस की साइड से। तो यहां पर एक तरफ तो रूस की लाल सेनाएं उनको वहां से मतलब अटैक कर रही है उनकी तरफ, और दूसरी जो अलाइड फोर्सेस है, तो यहां पर हिटलर जो है वो चारों तरफ से घिर जाता है। तो सबसे बड़ी भूल थी हिटलर की कि वो पोलैंड, इसके रसिया पर अटैक करता है। और जो एक हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी हार का कारण भी यही बनता है। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर की आर्थिक पुनर्निर्माण की जो नीतियां थी, साथ के साथ जो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो ऐसे जो है उसको कामयाबियां मिली स्टार्ट के अंदर, और इतनी ज़्यादा कामयाबी मिली कि हिटलर जो है उसकी पॉपुलरिटी जो है, उसकी जो लोकप्रियता है जर्मन पीपल के अंदर काफी बढ़ने लगी थी। अब हम देखेंगे कि हिटलर का जो पीरियड है उस समय जो कौन कौन सी ऐसी जो एक प्रकार से इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, या जिनका बार बार जो है वर्णन आता है। तो अब हम देखेंगे कि हिटलर की जो एक प्रकार से जो उसकी नात्सी सोच क्या थी, यानी कि विश्व के अंदर नात्सी दृष्टिकोण क्या था। तो हिटलर जो है वो एक प्रकार से जातीयता की जो सुपीरियरिटी है, उसकी जो सर्वोच्चता है, जो उसका जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जर्मन शुद्ध जो आर्य है वो संसार की सबसे पवित्र जाति है, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो जातियां जो थी आर्यों के खिलाफ, वो उनको कमतर मानता था, उनको अवांछित मानता था, शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य मानता था। और वो शुद्ध नस्ल के जो जर्मन जो पीपल्स थे,
जो जर्मन पीपल्स थे, जो नीली आंखों वाले और सुनहरे जो बाल वाले हैं, उनकी जो सुपीरियरिटी है, उनकी जो सर्वोच्चता है, जो उनकी श्रेष्ठता है, उनको सबसे ऊंचे पायदान पर मानता था। और वो बोलता था कि ये जाति जो है वो संसार में सबसे बहादुर है, निडर है और युद्ध प्रेमी है, और वो अन्य जातियों को हीन मानता था, कमजोर मानता था। तो हिटलर जो है, उसकी अंदर जो उसकी सुपीरियरिटी जो थी, जो उसकी सर्वोच्चता जो थी, वो कहां से प्रभावित हुआ था? तो वो प्रभावित हुआ था, एक अपने जीव विज्ञानी हुए हैं संसार के अंदर, उस जीव विज्ञानी का नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। और इस चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम को जीने का अधिकार। यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है, वो जो थ्योरी देता है, उस थ्योरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम को जीवित रहने का अधिकार। यानी कि वो उसमें बताता है कि प्रकृति में मनुष्य जो है वो संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में वही जातियां आगे निकलती हैं जो ताकतवर हैं, जो गर्मी और सर्दी को सहन कर सकती हैं, धरती का सीना चीर करके सोना पैदा कर सकती है। तो वो जातियां, उन्हीं निडर लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार है। तो यहां से चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, उससे प्रभावित हुआ वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम के जीवित रहने का अधिकार। और वो संसार में सबसे योग्य मानता था नॉर्डिक जर्मन पीपल्स को, जर्मन आर्यों को, कि हम संसार के ऊपर शासन पैदा करने के लिए हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो एक तरफ जो है, उसका जो नात्सी दृष्टिकोण था संसार में, वो था सुपीरियरिटी का, सर्वोच्चता का, कि हम श्रेष्ठ हैं अन्य जातियों के बजाय। और अन्य लोगों को वो मानता था अवांछित, यानी कि इन लोगों को इस धरा पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि उसकी जाति में इतनी मतलब श्रेष्ठता थी कि उसने स्पेशल नस्ली जो विशेषज्ञ जो थे, यानी कि जो नस्ली विशेषज्ञ जो लोग थे, एक्सपर्ट जो लोग थे, जैसे उसने एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, जब उसने पोलैंड को कब्जे में किया, तो वो पोलैंड जो नागरिक जो लोग थे, उन लोगों को उस नस्ली विशेषज्ञ लोगों के पास भेजा जाता था, और वो उसकी जो एक्सपर्टता के आधार पर, विशेषज्ञता के आधार पर उसकी जांच करते थे, उसका डीएनए टेस्ट करते थे, और उस डीएनए में यदि वो शुद्ध नस्ल का आर्य है तो उसको वांछित श्रेणी में रख करके, और उनका पालन पोषण जो है वो जर्मन महिलाओं के पास उनको भेज दिया जाता था। और यदि वो अवांछित मानते थे तो उनको कंसंट्रेशन कैंप उनमें ले जाकर के मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो यहां हम देखते हैं जिन लोगों को वो अवांछित मानता था, उनमें सबसे ज्यादा जो है वो यहूदी थे, जिसको बोलते हैं। यानी कि यदि हम देखते हैं विश्व के इतिहास में, तो मध्यकाल तक जो यहूदी जो लोग थे, उन यहूदियों में उनको प्रॉपर्टी राइट नहीं था, यानी कि उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं था उनके पास। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो वस्तुओं का जो आवागमन करते थे, उसमें एक प्रकार से जो ट्रेडर्स की जो है, या एजेंट्स जो हैं, दलाल ब्रोकर वगैरह जो है, इनकी भूमिका निभा करके उन्होंने अपने बिजनेस या व्यापार के माध्यम से खूब पैसा कमाया। और हिटलर उनको आदतन हत्यारा और सूदखोर, यानी कि वो लोग ज़्यादा अपना जो पैसा जो है वो ब्याज पर दे करके लोगों को, और वो काफ़ी उसमें मुनाफा कमाते थे। तो हिटलर उनको आदतन सूदखोर, यानी ज़्यादा ब्याज लेने वाले, और आदतन हत्यारे मानते थे। हत्यारे मतलब क्या है कि उसने जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों में ये कहा कि जो जीसस जो है, जो
जो आपका गोड जो है, उनके हत्यारे यहूदी थे। तो यहां हम देखते हैं कि उसने ऐसे मतलब हत्यारों जो एक प्रकार से अवांछित मानता था, ऐसे उसने 60 लाख यहूदी 60 लाख यहूदियों को उसने कंसंट्रेशन कैंपों में, गैस चेंबरों में ले जाकर के उनको मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा ही नहीं, जब उसने पोलैंड को अपने कब्जे में किया तो जो पोलैंड जो वासी जो लोग थे, जो एक प्रकार से वो जिनको अवांछित मानते थे, उनकी जो कार्य की जो दशाएं जो थी वो अच्छी नहीं थी। यानी उनको ज़्यादा काम लिया जाता था उनसे, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस जो थी वो काफ़ी मिजरेबल कंडीशंस में काम करते थे। यहाँ तक कि कुछ पोलैंड वासी तो भूख से ही मर गए थे। ऐसे मतलब उसने अत्याचार किए उन लोगों के ऊपर। 10 लाख पोलैंड वासियों को मौत के घाट उतारा ऐसे उसने। 2 लाख जिप्सियों को, जो जिप्सी एक जाति जो है, 2 लाख जिप्सियों को और 70,000 शारीरिक और मानसिक रूप से जो अपंग जो लोग थे, वो उनको मानता था कि ये जर्मन की संतान नहीं है ये, और उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग लोग थे, उनको शारीरिक रूप से मतलब जैसे मान लो वो अपाइज है या वो शारीरिक रूप से ठिगना है, नाटा कद का है, वो जर्मन की संतान नहीं मानता था उनको। बोले इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको भी ऐसे 70,000 शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग लोगों को भी उसने मौत के घाट उतरवा दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। शुद्ध नस्ल के जर्मन लोगों को ही वो सुपीरियर मानता था, सर्वोच्च मानता था, और उनको लीडर मानता था। और वो बोलता था कि जर्मन पीपल को यानी आर्यों को युद्ध करना उतना ही अनिवार्य है जितना एक औरत के लिए उसका माँ बनना, क्योंकि एक स्त्रीत्व की पहचान तभी होती है जब वो माँ बनती है। और आर्यों को यानी जर्मन जो पीपल हैं उनको युद्ध करना उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि हिटलर मानता था कि युद्ध जो है, युद्ध उसमें कमजोर जो जातियां हैं, कमजोर जो लोग हैं वो मारे जाएंगे और नीडर और बहादुर लोग जो हैं वो आगे आएंगे। तो इसे एक जो नस्ल की जो शुद्धता है वो बनी रहेगी, ऐसा विश्वास था हिटलर का। तो वो जर्मन मतलब जो जाति की जो श्रेष्ठता है उसमें विश्वास करता था। आगे हमारा जो इसके अंदर जो टॉपिक है वो है हिटलर की मातृत्व की सोच। मातृत्व की सोच देखो, हिटलर जो है वो शुद्ध नस्ल की जो महिला जो बच्चे पैदा करने वाले जो महिलाएं हैं उनको गोल्ड मेडल देता था, ब्रॉन्ज मेडल देता था, सिल्वर मेडल भी देता था। जैसे सैनिकों के लिए जो मेडल दिए जाते हैं, ऐसे ही शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित करता था खुद हिटलर। और यदि कोई अवांछित बच्चे पैदा करने वाले, यानी वो बोलता था कि आप यहूदियों से दूर रहो, और ऐसे अवांछित बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को हिटलर अपमानित भी करता था। उनका सिर मुंडन करवा करके, चेहरे पर कालिक पोत करके, और गले में एक तख्ती लटकाई होती थी और उस पर लिखा होता था कि मैंने जर्मन की जो महानता जो है उसको मलिन किया है। तो ऐसे वो बीच चौराहे पर उनको घुमाता भी था। और यदि शुद्ध नस्ल के जो बच्चे पैदा करने वाली जो महिलाएं जो थी, जैसे 10 बच्चे पैदा करने वाली महिला को गोल्ड मेडल मिलता था, 8 बच्चे पैदा करने वाली महिला को सिल्वर मेडल मिलता था, 4 या 6 के आसपास बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को ब्रॉन्ज मेडल देकर के सम्मानित करता था। यहाँ तक कि ऐसी शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं, उनका जैसे राशन की जो दुकानें हैं वहाँ पर उनको कंसेशन होता था, वो थिएटर या सिनेमा घर या वो रेलगाड़ी में सफ़र करती है तो उनका किराए के अंदर भी उनका कंसेशन होता था। और जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, दूसरे अन्य जो स्थान है, वहाँ पर भी उन महिलाओं के लिए अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता था हिटलर,
और हिटलर का जो एक प्रकार से मातृत्व की जो सोच थी उसमें यह भी था कि एक महिला और एक पुरुष, उनके जो नेचुरल जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग है। हिटलर जो है वो महिलाओं को बराबरी का जो अधिकार है उसमें उनका विरोध करता था कि एक पुरुष जो है वो आदतन वो एक प्रकार से जोशीला है, मर्दाने गुण वाला है और वो वीर है, उसके अंदर ऐसे साहसिक गुण हैं। तो वो ऐसे साहसिक गुण, वीरता और जो उसके जो इस प्रकार के जो गुण है, ऐसे गुण वो महिलाओं में नहीं मानता था। तो वो बोलता था कि इस प्रकार जो है महिलाओं को कभी भी पुरुषों के समान अधिकारों की वकालत नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने वाले और ऐसी माताएं जो थी या अवांछित बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को दंडित भी करता था हिटलर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर की जो मातृत्व की जो सोच थी वो क्या थी। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो हिटलर की जो एक युवा जो सोच थी या कैसे उसकी अन्य जो दृष्टिकोण थे वो क्या थे, वो हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।